ऐसी ये घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है, पूरे देश की आत्मा एकदम हिल गई है। किसने कल्पना की थी? और टेक ऑफ के फौरन बाद एक एक घर से जो कहानी आ रही है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स मिला है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एफडीआर होता है जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, सीवीआर जिसमें उसका वॉइस रिकॉर्डर होगा, उससे आवाज आएगी, फिर चलेगा कि आखिरी वक्त में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ किया गया है। वापस एयर मार्शल राजीव जी आपके पास आते हुए, सचदेवा जी, मैं आपसे, क्योंकि आपकी बात अधूरी ही रह गई, आपने कहा कि इस कंक्लूजन पे लोग कैसे पहुंचे, तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिर क्या हुआ, क्योंकि अगर एक भी इंजन काम करता तो पायलट किसी तरीके से वो मतलब जिसको कहते हैं रिवाइवल कर लेते। ये वजह क्या हो सकती है? फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों इंजन कोलैप्स होते हैं? और पूरा जो आपको समझ में आ रहा है सर, वो बताएं। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, प्लेन हादसे को लेकर उड्डयन मंत्री राम नायडू का बयान आया है। राम मोहन नायडू कह रहे हैं हादसे के 28 घंटे में ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये अच्छी बात है, और उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफडीआर जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट के अंदर ये लगा होता है, तो कॉकपिट में जो भी बातें उन क्षणों में हुई होंगी कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके को पायलट के बीच में, उससे पता चलेगा कि वो किस मुश्किल का सामना कर रहे थे। आखिर थ्रस्ट मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, और अगर नहीं मिल रहा था तो उनको क्या वजह उसकी समझ में आ रही थी। जी एयर मार्शल सचदेवा जी बोले। जैसे कि एयर कमांडर काले ने आपको बताया कि जहाज को हवा में रहने को, श्रीवास्तव सर भी बता रहे थे कि जहाज को हवा में रहने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो थ्रस्ट चाहिए, दूसरा लिफ्ट। उसके जो सरफेसेस हैं वो हाँ। आपको लिफ्ट देते हैं। यहाँ पे इंजन बंद हुए कि नहीं हुए उसकी कोई हमको नजर नहीं आया है। उसके एक मैं कारण बताऊंगा आपको। और दूसरा ये है कि हमारा लिफ्ट खत्म हुआ इस जहाज का। इसका मतलब जहाज जैसे नीचे आना शुरू हुआ, या तो इंजन गया या उसके लिफ्ट लिफ्ट गया। क्यों लिफ्ट के सर्विसेज गए ये हमको मालूम नहीं। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे जो ये है, पहली बात तो जहाज मेरे को नहीं लग रहा कि ये 600 फुट तक गया है। ये 150-200 फुट से ही नीचे घूम गया है। और 150-200 फुट की ही जगह है जहां पे अंडर कैरेज ऊपर लिया जाता है या ऊपर होना चाहिए उस समय। और ये जहाज नीचे जाना शुरू करा एकदम उसके बाद। जैसे ये टेक ऑफ करता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे टेक ऑफ वाला एरिया, तो रनवे के एज से जहां से इसने रनवे छोड़ा, वहां पे जब भी ये जहाज रनवे छोड़ता है, एक बहुत बड़ा मिट्टी का जो रनवे के ऊपर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसका एक बादल सा बनता है। और सर्कुलर बादल होता है जो आउटसाइड इंजन के घूमता है। वो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही जहाज ने रनवे को छोड़ा, उसके इंजन फुल पावर पे थे, और इमीडिएटली 10 सेकंड के अंदर दोनों इंजन बंद हो गए और नीचे चला गया। जबकि इसका एक रैम इंजन होता है वो भी बाहर आ जाता है। जैसे अगर दोनों इंजन बंद होंगे वो एफडीआर में पता चल जाएगा। तो इंजन अभी आप देखिएगा, जैसे ये वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ पे जो एरो चल रहा है, जैसे ये रनवे छोड़ेगा इस हट के पीछे से, वहां पे आपको एक बादल नजर आएगा हट। और वो बादल तभी होता है जब इंजन पूरे जोर से चल रहे हो। और ये एरो के पीछे छुप गया, देखिए मिट्टी का पूरा बादल नजर आ रहा है। ये जो बादल दिख रहे हैं, यहां तक इंजन का पावर नजर आ रहा है जब तक ऊपर गया। और यहाँ पे दोनों इंजन बंद हो गए या लिफ्ट सर्फेसिस खत्म हो गए, इसकी टिप्पणी सिर्फ एफडीआर ही बता सकती है। और अगर पायलट्स ने मेडे कॉल दिए, क्योंकि वो भी हैरान हो गए कि ये हुआ क्या, जहाज हमारे हाथ से कैसे एकदम डिसेंड कर रहा है। तो मेडे कॉल तब दी जाती है, कॉकपिट के अंदर कई इमरजेंसियां होती रहती हैं, वार्निंग लाइट आती रहती है और पायलट्स को ठीक करते रहते हैं, उसका प्रोसीजर उनके पास होता है। लेकिन जब आपको बार वक्त की जनता को बताना हो, एटीसी को बताना हो कि मेरे साथ कुछ ऐसी चीज हो रही है जो इस समय मेरे कंट्रोल के बाहर है, मुझे आपको भी बताना, आपकी मदद चाहिए, तब वो मेडे कॉल देते हैं। तो इसमें अगर मेडे कॉल दिया गया है, मेडे के साथ उन्होंने क्या बोला ये अभी पता नहीं है हमारे को। अगर मेडे कॉल दिया है, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हुई है उनके साथ जो एकदम उनको सरप्राइज कर दी गई है, नंबर वन। अब जहाज बिल्कुल रनवे के स्ट्रेट गया, थोड़ा सा विंग डिप हुआ, यॉ हुआ है, वो होता है जब भी ऐसे कुछ होगा। क्योंकि अगर एक एक कारण ये भी हो सकता है कि फ्लैप्स चले गए ऊपर। इसके अंदर बहुत सारे फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स जो इसके आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं विंग के, अगर उसमें से वो भी अगर अंदर चले गए फॉर एनी रीजन। तीसरी चीज जो आप सब बात कर रहे हैं, तापमान बहुत ज्यादा था। तापमान ज्यादा, वेट ज्यादा, और पावर कम या फ्लैप्स अप, ये सारी कंडीशंस अगर मिल जाएं तब कहीं जहाज के साथ ऐसा होता है। ये हम बिल्कुल नहीं गारंटी से बता सकते। जैसे बताया, मिलियंस ऑफ आवर्स ये जहाज उड़ चुका है, इतना सेफ है। और जो आप बोल रहे थे 11 साल पुराना जहाज है, नहीं, जहाज 11 साल नया है अभी।
पुराना नहीं होता जहाज 11 साल में। जहाज की कोई लाइफ नहीं होती, कोई डिफाइन नहीं करी जाती आज की लाइफ की, भैया ये 30 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। उसके घंटे होते हैं कि इतने घंटे उसको उड़ना चाहिए, और जैसे जैसे वो घंटे उसके पूरे होते रहते हैं वो ओवरऑल होता रहता है, नई नई चीजें लगती रहती है। क्योंकि 11 साल पहले जो इस जहाज में था, आज आप देखेंगे बहुत कुछ बदल गया होगा इस जहाज के अंदर, और अपग्रेड होते रहते हैं जहाज। तो जहाज हमारे 11 साल पुराने नहीं होते हैं, जहाज 25-30 साल बहुत आराम से उड़ते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। और दोनों पायलट का मिला के 9,300 घंटे का एक्सपीरियंस। आप बिल्कुल। यहाँ से लंदन जाते हैं, 10 घंटे जहाज में बैठते हैं, ये दोनों बच्चे कॉकपिट में 9,000 घंटे रहे हैं। 10,000 घंटे अगर कोई जहाज कॉकपिट के अंदर रहा है, आप सोच सकते हो उसको कॉकपिट की कितना एक एक एक्सपीरियंस है। खुशबू खुशबू तक उसको पता चलती है। तो ना हम पायलट्स को इस समय ब्लेम करें, ना हम जहाज बिल्कुल। को ब्लेम करें, ना हम इंजन को ब्लेम करें। अभी हमारे को कुछ नहीं पता क्या हुआ। एफडीआर जैसे बता रहे हैं मिल गया है। एफडीआर के अंदर हजारों पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं कि जहाज ये जरा सा जो हल्का सा राइट को गया वो भी रिकॉर्ड होगा, क्यों गया, क्या हुआ, इंजन के साथ क्या हुआ। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो दोनों पायलटों की बात आपको बताएगा, और उन्होंने बताएं। एटीसी से क्या बात की सब कुछ उसके अंदर आएगा। तो बिल्कुल। थोड़ा सा शांत रखें हम, एक बार इन्वेस्टिगेशन टीम को आगे बढ़ने दीजिए, फिर हमको पता चलेगा पूरा। बिल्कुल, उसके बाद ही पूरा सच सामने आएगा। आपके पास आते हुए सर, वहाँ से अगर उनकी बात से आप, लेकिन ये जो डीजीसीए ने अब ड्रीम लाइनर 787 की जांच की बात की है, इसका क्या मकसद है, क्या वजह है, क्या लक्ष्य है? तो अंजना जी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप जब नेक्स्ट आप उड़ान भरते हैं, अब ये नहीं पता उन्होंने क्या क्या जांच करने को बोला है। नॉर्मली एक 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 इशू होता है, इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं कि आप इंजन्स को ऐसे चेक कर लीजिए, बाकी जो आपके जैसे फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जितने उनके ऑटोमेटिक सिस्टम, सारे को चेक करने की एक चेकलिस्ट आती है, उसको आप करते हैं। क्योंकि मैंने इसमें आपकी न्यूज़ में ये नहीं देखा कि उन्होंने ग्राउंड किया है। तो अगर एयरक्राफ्ट को ग्राउंड नहीं किया है तो आप कुछ चेक्स करेंगे, जो एडिशनल चेक्स होंगे, उसके बाद इन जहाज़ों को आप उड़ा सकते हैं। अभी तो ऐसा ही लगता है, जो अभी जो अब शुरुआती दौर में जो आपने मुझे बताया, तो ग्राउंडिंग नहीं हुई है। इसका मतलब कोई ऐसी क्रिटिकल खबर नहीं है, ग्राउंडिंग की खबर नहीं है कि सारी फ्लीट ग्राउंड कर दी गई है, उसकी खबर नहीं है। सिर्फ ये खबर है कि आप कुछ चेक्स करिए, प्रिवेंटिव चेक्स और सारे करिए। वाइस मार्शल, इसी से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है कि फिर आप क्या चेक करेंगे इस वक्त, क्योंकि ये विमान भी तो तमाम चेक्स कंप्लीट करने के बाद ही टेक ऑफ करता है, और अभी तक हमारे पास कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। तो किस जी? तो अंजना, ऐसा होता है ना कि जैसे कोई घटना हो गई है जो कभी नहीं हुई है, अपने आप में अनोखी है, अपने आप में असाधारण है, और मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी के डोमेन में है। जैसे कि अभी ए मार्शल बता रहे थे, ए कमोडोर बता रहे थे, तो ये कहना चाहते हैं कि हम अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो कुछ हमें करना पड़ेगा। तो हम रीडू द चेक्स कर सकते हैं, हम चेक्स को दोबारा करेंगे। हमारे वही लेड आउट चेक्स हैं। मुझे ये भी नहीं लगता है, क्योंकि डीजीसीए से आया है, ओईएम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई नए चेक्स की इंस्ट्रक्शन आई है। हाँ, उसी को उन्होंने दोबारा करने को कहा है कि इनको और अच्छे से करिए, कि कहीं अगर कोई स्लिप अप होगा। और यहाँ पर मैं लाना चाहूँगा जो हमारे एविएशन एक्सपर्ट थे, उनकी बात, कि वो ये कहते हैं कि इसी चीज़ को उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम जो हमारी चीज़ें हैं उनको विल हैव अ रीलुक कि क्या हुआ। क्योंकि एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये 3-4 चीज़ों की मिश्रण हो जिसकी वजह से ये घटना घटी हो। ऐसे 3-4 चीज़ें जो स्लिप अप हुई हों, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये काफ़ी फूल प्रूफ है। इसको अनक्रैशेबल एयरक्राफ्ट बोलते थे। ये इंजन जो है ऑलमोस्ट फुल प्रूफ है, बट दैट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम की वजह से इसको पहले एक बार 2013 में कुछ दिनों के लिए ग्राउंड भी किया गया था विश्व भर में। तो वो जो ग्राउंड किया गया था वो लिथियम आयन बैटरी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 3 महीने के लिए ग्राउंड किया गया था। और वो एक अलग डायमेंशन था जिसको इन्होंने विजय पा ली थी, उस चीज़ को करेक्ट कर दिया था। उसमें कूलिंग की प्रॉब्लम थी, उस चीज़ को उन्होंने सही कर लिया था। एयर कमोडोर में आपके पास आते हुए वहीं वापस जाकर, ये जो बोइंग की जांच की बात हो रही है, उसका क्या अर्थ आपकी नज़र में है? क्या हम शक की निगाह से अब इस विमान को देख रहे हैं? अगर मल्टीपल फैक्टर्स थे, क्या ये वजह रही कि एटीसी भी अभी बता नहीं पा रहा है? क्योंकि शायद पायलट को भी क्या उतने साफ तरीके से समझ नहीं आया, क्योंकि अगर उन्होंने एटीसी को कन्वे किया होता कुछ स्पेसिफिक, तो एटीसी की तरफ से जानकारी अब तक बाहर बताई गई होती। हाँ, आप सही बोल रही हैं। बेसिकली द सिचुएशन में इसमें आप टाइमिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि
पायलट्स के मिला पास उनको। रिएक्शन का टाइम भी बहुत वक्त कम है। नहीं मिला। एंड इसमें क्या होता है कि आप एक मल्टी क्रू कॉकपिट में जहाँ दो पायलट्स हैं वो जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहे होंगे। इस समय जो फोकस रहता है वो लाइफ सेविंग फोकस है, मतलब जान बचानी है, हवाई जहाज को किसी तरह से कंट्रोल करके ज़मीन पे लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज जो है नीचे जाया जा रहा है। तो इस समय पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ये इमेजिन करना कि वो भी अपना टाइम जो है आरटी कॉल में देते हैं और एटीसी को बता रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। वो ये सब लोअर प्रायोरिटी पे है। इमीडिएट प्रायोरिटी इज़ टू सेव द लाइव्स ऑफ पैसेंजर्स बाय डूइंग वॉट एवर इज़ पॉसिबल। सो वो वॉट एवर पॉसिबिलिटी में जो है पायलट्स उसमें फोकस करते हैं। अब जहाँ तक बोइंग का सवाल है, देखिए बोइंग हिस्टोरिकली हैज़ बीन इन बिग प्रॉब्लम्स पिछले 20 साल से। ऐसा नहीं है कि बोइंग में प्रॉब्लम नहीं हुई है। बोइंग में क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम थी, बोइंग में जो है डिज़ाइन इश्यूज थे, बोइंग में विसल ब्लोअर्स भी कंपनी whistleblowers के आए and- जिन्होंने खुलकर कहा कि क्वालिटी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। yeah. इसकी अनेकों हियरिंग्स हुई हैं, उनके टॉप ऑफिसर्स जवाब नहीं दे पाए हैं बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए ऐसा है कि हाँ, एंड कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद कई नई चीज़ें भी निकलती हैं। सो लेट अस नॉट क्लोज आवर आइज टू दैट फैक्ट। एंड मैं देखिए एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज एन इन्वेस्टिगेटर, आई एम वेरी क्लियर कि जो फैक्ट्स हैं उस पर जो है कहानी आगे बनेगी। उस जो एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन जाएगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं रिस्पॉन्सिबल है या कहानी क्या बनेगी वो उसी के बाद हम आगे बात कर सकते हैं। तो इस समय गिविंग जस्ट क्लीन चिट टू एनीबडी इज नॉट डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल एंड डेफिनेटली नॉट माई ओपिनियन। तो ठीक है, येस स्टैटिस्टिकली दीज एयरक्राफ्ट आर वेरी सेफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दुनिया में 5000 से ज़्यादा क्रैशेस हो चुके हैं। एक बार And ये भी मैं है। आपसे जानना चाहती हूँ, उसके बाद मैं देवेश जी के पास आऊंगी। फ्यूल को लेकर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सिर्फ कंजेक्चर की, क्या वाकई फ्यूल को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? कई लोगों के मन में ये आ रहा है। देखिए ऐसा इन हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐसे कई कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं जो फ्यूल की कंटेमिनेशन के कारण या फ्यूल के ब्लॉकेज के कारण किस तरह का engine कंटामिनेशन होता है? एक्चुअली जो है कि ऑक्टेन रेटिंग एक फ्यूल की रेटिंग होती है, प्लस क्लीनलीनेस फ्यूल का होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, देखिए फ्लाइट्स मतलब हवाई जहाज़ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, इट्स नॉट सो इजी, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो एविएशन फ्यूल का भी एक सर्टन ग्रेड है, एक प्योरिटी है जिसको उसे मेंटेन करना पड़ता है। एंड अगेन आई विल जस्ट रीएम्फसाइज, मैं तो एक मिलिट्री पायलट हूँ, परंतु जब भी हमारे हवाई जहाज़ में लास्ट मोमेंट पे भी जब रिफ्यूलिंग होती है तो उसका एक तरह से क्वालिटी चेक उसी समय इंस्टेंटेनियसली भी होता है। अरे यू नो, रिफ्यूलर का चेक होता है, फ्यूल का हमेशा कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है, बिकॉज फ्यूल इज़ वेरी क्रिटिकल। फ्यूल ही तो है, उसके सैंपल को प्रिजर्व किया जाता है। जो हर बार जब रिफ्यूलिंग होती है, हर बार टेक ऑफ से sample पहले reserve- सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हाँ, तो फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर अदला बदली हो जाए, जैसे पिस्टन इंजन फ्यूल होता है और जेट इंजन फ्यूल होता है, तो इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। लेकिन इसमें बहुत सारे Checks हैं। विजिबल सिंबल्स हैं, दोनों अलग दिखते हैं। बाउजर्स जो होते हैं जो रिफ्यूलिंग करते हैं, दोनों की नोजल साइजेस अलग होती हैं, तो सब कुछ अलग होता है। ये इतनी आसानी, मतलब उसको ऐसा फेल सेफ बनाया जाता है कि ऐसा नहीं हो। और फ्यूल सैंपल्स को तो बहुत लास्ट तक देखते हैं, उसे वाटर कंटेमिनेशन भी देखते हैं। तो अंजना, ये ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस की कोई कमी है। तो वही हम कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम किसी निर्णय पर पहुँचें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमको DFDR को एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें सारे पैरामीटर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल आते हैं, हाइड्रोलिक आते हैं, इंजन पैरामीटर्स, टेम्परेचर पैरामीटर्स, RPMs, एवरीथिंग विल कम देयर। इट्स अ ह्यूज मास ऑफ दिस थिंग। तो कितना टाइम लगेगा सब ये जांच की, उससे ब्लैक बॉक्स की So- जानकारी हासिल जब मिल गया है ब्लैक बॉक्स, उसके बाद देखिए ऐसा है कि सारी एजेंसीज को एक लेवल पर आना पड़ेगा, Synergy एक में पेज काम पर करना आना पड़ेगा। तो इसमें इतना आसान नहीं कि किसी एक ने कुछ समझा और देखा उसको सामने लाए। OEM विल बी इन्वॉल्व कि इसकी जो इससे जो निकलेगा डेटा, उसकी एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए बोइंग में भी जाएगा। बोइंग विल एनालाइज दिस डेटा एंड देन लेट अस नो कि क्या हुआ। कुछ महीने लग सकते हैं। तो सरकार ने शायद 1 साल का समय दिया है, तो आप 6 महीने से पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पब्लिक डोमेन में आने लायक एक होगा। साल का पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसमें वो ये सरकार ने समय दिया है, सरकार समय बिकॉज देती है। देखिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि FDR मिलता, फिर तो इन्वेस्टिगेशन ड्रैग करता, बिकॉज उसमें समय लगता। अब फिर तो forensic- DFDR और ये हाँ, मिल गया अब है, black DFDR box मिल मिल गया है तो चुका है, डेफिनेटली
ऐसा है कि हर इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं। हाँ। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें इट्स लाइक मीटिंग एन आई विटनेस। अगर आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसमें कोई आई विटनेस नहीं है, तो नाउ अब आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस बनाना पड़ता है। परंतु यदि कोई आई विटनेस मिल गया, 2-3 आई विटनेस मिल गए, 10 आई विटनेस मिल गए, तो आपका केस उतना ही आसान हो ठीक जाता है है। देवेश जी, जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस पर। अच्छा, एक दो चीज़ें हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे नज़दीक एक्सीडेंट हुआ था आई थिंक अभी जनवरी के महीने में वाशिंगटन डीसी में, जब वो अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टकराया। सो अगर आप देखिए, एनटीएसबी ने रेगुलरली अपडेट दिए। जो एफडीआर का इंफॉर्मेशन था वो बाद में दिया, करीब आई थिंक 1 महीने बाद उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज की कि ये ऐसे कारण हैं इनिशियल, पर फाइनल रिपोर्ट तो आएगा करीब साल बाद। जी। और एक और चीज, एयर मार्शल साहब ने 675 फीट का जो हाइट का पूछा था, वो एडीएसबी डेटा से निकला है, पर वो उसमें 2 चीजें क्वालिफिकेशन है। वो एडीएसबी डेटा अज्यूम्स नॉर्मल बैरोमेट्रिक एयर प्रेशर, एंड अहमदाबाद में बैरोमेट्रिक प्रेशर उस वक्त थोड़ा कम था, और ठीक है, इट जी। गिव्स हाइट अबव मेन सी लेवल। अहमदाबाद इज ऑलरेडी 200 फीट। बिल्कुल ठीक है सर। एक पूरे देश की नजर इस बात पर भी है कि इनमें से एक व्यक्ति बहुत खुशनसीब निकला, और वो खुशनसीब ऐसा था कि ऐसे आग के गोले से भी बच गया। उन्होंने खुद ही बताया कि मैं कूदा नहीं था, सीट के साथ वो अलग बाहर निकल गए थे और उनकी जान बच गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने आए थे। किन हालात में उनकी जिंदगी बची, उनसे खास बातचीत है, ये सुनिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे जिंदगी उनकी बची, यही सबसे बड़ी बात है। और कम से कम वो बता रहे हैं कि किन हालात में वहां पर यह क्रैश हुआ। इसी